गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा था यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। यूरोपीय कंपनियों में आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल आता है भारत, और जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन। तो ये सारा कुछ अभी पढ़ना बाकी है। तो हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे आते हैं। तो हम, जैसा कि हमें पता है कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और अगर आप बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग तैयार रहिए एग्जाम को फेस करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और टाइम बहुत कम है। तो हमें सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लेना है। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऐप भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। आप लोग प्ले स्टोर से जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग उस पर और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइव क्लासेस होंगे, नोट्स होंगे, सभी कुछ होगा, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। और सेम क्लास यूट्यूब पे भी होंगे और सेम क्लास ऐप पे भी होंगे। तो अगर आप लोग और बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी जिसमें थोड़ा सा वक्त है, जिसके बारे में मैं आपको यूट्यूब पे ही बताऊंगी कि आप लोग कब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, उसी को आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों के गवर्नर जनरल कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुल 37 गवर्नर जनरल पुर्तगाली के भारत में आए थे, कुल 37, जिनमें कि प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए और क्वेश्चंस अक्सर वहीं से आते हैं। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि पुर्तगाली कैसे आए थे भारत। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैप पे समझेंगे कि ये हमारा वर्ल्ड मैप हुआ, और वर्ल्ड मैप में हम लोग देखेंगे यूरोप। हमारा यूरोप, हमें यूरोप यहाँ पे दिख रहा है। यूरोप से एक मिनट, यूरोप से पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा निकलता है। ये रहा यूरोप। यूरोप से पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा निकलता है अफ्रीका के इस रास्ते से होते हुए, लेकिन उसे नहीं मिलता है, तो वो निकल के वापस फिर से लौट जाता है। लेकिन फिर दोबारा जब 1498 में वो जब निकलता है भारत की खोज के लिए, तो इसी रास्ते से वापस होते हुए वो उत्तरी आसाम द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, यहाँ पहुँचता है। और यहाँ पहुँच करके उसे मिलता है एक गुजराती नाविक। गुजराती नाविक का नाम था अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद को जाना था वापस से भारत, तो वो अब्दुल मजीद का पीछा करते हुए पहुंच जाता है केरल के कालीकट में। और वहां का राजा था जमोरिन, जिसने पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा का ढेर सारा स्वागत किया। तो उस दिन से कहा जाता है कि भारत की रातें काली हो गई। तो बस हमें ये याद रखना है कि उत्तरी आसाम द्वीप से होते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंचा था अब्दुल मजीद का पीछा करते हुए। उसके बाद से भारत की रातें काली हो गई। उसके बाद हमने ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा था, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पुर्तगाली गवर्नर जनरल। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। प्रथम गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसका टाइमिंग है 1505 से 9 तक, 1505 से 1509 तक। और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। शांत जल नीति इसने लाई थी, शांत जल नीति इसने लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति। तो क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आते हैं कि शांत जल नीति लाने वाला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। और ब्लू वाटर नीति इसने लाई थी। शांत जल नीति, इसके अनुसार पूरे जल क्षेत्र पे इसका अधिकार हुआ करता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त नौसेना को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा वैसा
गवर्नर जनरल था, जिसने 1509 में पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त नौसेना को इसने पराजित किया था और पूरे हिंद महासागर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। और यहाँ पे एक बात भी उसने कही थी कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कथन भी कहा था, तो इसको हमें याद रखना है। तो क्वेश्चंस यहाँ से अक्सर दो आते हैं कि शांत जल नीति लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जिसका टाइमिंग है 1505 से 1509 ईस्वी। और इसका कथन ये याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं। उसके बाद दूसरा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि आम के नाम पे किस गवर्नर, आम अल्फांसो जो है ये आम का नाम है, तो आम का नाम से कौन सा गवर्नर जनरल जाना जाता है, एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि अल्फांसो एक आम होता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का इसने वास्तव में स्थापना की थी। उसके बाद 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया, जबकि 1509 ईस्वी में इसे वायसराय नियुक्त किया गया। तो 1503 ईस्वी में यह भारत में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था, और 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था, और 1509 ईस्वी में से वायसराय नियुक्त किया गया था। 1509 में ये वायसराय बनता है और 1515 तक इसका कार्यकाल रहा। 1510 ईस्वी में उसने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया, जो कि 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हमें याद रखनी है कि भारत आजाद हो गया था तब भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन ही था। 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा गोवा, जो कि पहले आदिल शाह का था, जहाँ पे आदिल शाह का शासन चलता था, लेकिन आदिल शाह से छीनकर पुर्तगालियों ने इस पे अपना शासन जमाया, और जो कि भारत आजाद होने के बाद तक 1961 तक पुर्तगालियों का शासन यहाँ पे रहता है। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का तथा 1515 में फारस की खाड़ी में होमुर्ज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। और अल्बुकर्क ने 1511 में फारस की खाड़ी और होमुर्ज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित करने के लिए भी जाना जाता था, और अल्बुकर्क ने भारतीयों से विवाह नीति की प्रथा लाई थी, और इसके लिए भी वह जाना जाता है। सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय यही था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय था, और अपने क्षेत्र में इस प्रथा पर रोक लगा, और इसने अपने क्षेत्र में इस प्रथा पर भी रोक लगाई थी, और इसकी मृत्यु गोवा में हुई थी, और कब्र भी यहीं बनाया गया है। तो अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में होती है और कब्र भी इसका यहीं बनता है। तो यहाँ से दो तीन बातें निकल के आती हैं कि पहला पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1503 में यह आया था स्क्वाड्रन कमांडर बन के, और 1509 में से वायसराय नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1515 में उसने गोवा को बीजापुर के शासक से छीन करके अपना शासन वहां पे जमाया, और 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन में रहा। और अल्बुकर्क ने मलक्का तथा फारस की खाड़ी पे अधिकार कर लिया, और भारतीयों से विवाह नीति के कारण यह बहुत फेमस रहा। भारतीयों से विवाह नीति को इसने लाई थी, और सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाला प्रथम यूरोपीय यही था अल्बुकर्क। और इसकी मृत्यु गोवा में होती है, और यहाँ इसका कब्र भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं जो जिससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुर्तगाली गवर्नर था नूनो दा कुन्हा, जिसका कार्यकाल है 1529 से 1538 ईस्वी तक। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया, तो इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था। 1534 में 1534 में बेसिन तथा 1535 में दीव पर अधिकार किया। इसने दो जगहों पर अधिकार किया था, 1534 में बेसिन तथा 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। इसने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगालियों को बसाकर बंगाल में भी कई पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। तो इसने पुर्तगाली शक्तियों को बढ़ाया था, मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगालियों को बसाया था, और बंगाल में भी कई पुर्तगालियों के प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया और बढ़ाया भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नूनो दा कुन्हा द्वारा किए गए प्रयास थे। तो यहाँ पे हमें पुर्तगालियों के 3 महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन इसी से आते हैं। पहला फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क और नूनो दा कुन्हा। तो क्वेश्चन इसी से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य तथ्य क्या है। तो 1613 ईस्वी में मुगलों से प्रथम संघर्ष जहांगीर के समय सूरत में हुआ। तो पुर्तगालियों का मुगलों से सबसे पहला संघर्ष 1613 ईस्वी में होता है। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों का संघर्ष होता है मुगलों से 1613 में, और उस समय का शासक था जहांगीर, सूरत में हुआ था। जहां शाहजहां के समय 1637 ईस्वी में चटगांव एवं हुगली में भी पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। तो 2 बार हमें मुगलों संघर्ष पुर्तगालियों का देखते हैं, एक बार सूरत, फिर चटगांव और हुगली में। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि मुमताज महल की नौकाओं का पुर्तगालियों से संघर्ष, मुमताज महल की नौकाओं को पुर्तगालियों ने हड़प लिया था और रोक लगा दी थी वहां पे, तो इसलिए यह संघर्ष हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर शाहस्ता खां था, और बंगाल का गवर्नर उस टाइम में था शाहस्ता खां। तो संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि मुमताज महल की जहाजों को रोक दिया गया था। 1661 ईस्वी में, और एक और इंटरेस्टिंग तथ्य यहाँ पे है, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप को ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज में दे दिया था। तो शादी, लोग बाहर से भारत में आते हैं और शादी होती है, और भारत के क्षेत्र को दहेज भी दे दिया जा रहा था। तो यहाँ पे पुर्तगाली जो है दहेज में मुंबई ही उठा के दे देते हैं अंग्रेजों को। फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, और पुर्तगालियों ने एक हाथ में क्रूस, और पुर्तगाली जब भारत आए थे तो एक हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह और दूसरे हाथ पे तलवार लेके आए थे, और यहाँ की चकाचौंध और सोना देख करके वो इतने मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि, और उन्होंने अपने क्रूस को जमीन पे रख दिया और अपने एक हाथ से सोना बटोरने लगे। लेकिन एक हाथ से सोना जब वो नहीं बटोर पाए तो उन्होंने अपने तलवार को भी रख दिया, जिसके वजह से, और दूसरे जो भी यूरोपीय कंपनियां आती हैं बाद में, यहाँ से पराजित करने में पुर्तगालियों को सफल हो जाती हैं, क्योंकि पुर्तगाली वास्तविक रूप से बहुत शक्तिशाली थे और भारत पे उन्होंने बहुत पहले ही अधिकार कर लिया था। लेकिन यहाँ की चकाचौंध देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तलवार और अपने क्रूस को जमीन पे रख दिया था, जिसकी वजह से अन्य कंपनियां उन पे अधिकार कर लेती हैं। तो यहाँ पे अल्फांसो डी सूजा ने 1542 से 1545 तक जिनका कार्यकाल रहा गवर्नर जनरल का, उन्होंने ये बातें कही थी। अल्फांसो डी सूजा, एक अल्फांसो दी अल्बुकर्क और एक अल्फांसो डी सूजा ने ये बातें कही थी पुर्तगालियों के बारे में। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और पुर्तगालियों ने एक और व्यवस्था चलाई थी, कार्टेज व्यवस्था, जो कि एक परमिट था, जो कि हिंद महासागर पे अगर जिसके पास ये परमिट नहीं होता था वो आगे व्यापार नहीं कर पाता था। तो कार्टेज व्यवस्था पुर्तगालियों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, और पुर्तगाली क्यों यहाँ पे अपना कार्यकाल लंबा तक समय तक नहीं चला पाए, उनके पतन का क्या कारण रहा, और उनका क्या प्रभाव पड़ा, पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ता है भारत आने में, पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, और कार्टेज व्यवस्था, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा और डीपली जानना पड़ेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग हम लोग बातें करेंगे कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पुर्तगाली अपना भारत में लंबे टाइम तक कार्यकाल नहीं चला पाए, और भारत में उनका क्या प्रभाव पड़ता है भारत आने पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है कार्टेज व्यवस्था, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, और पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ। ये तीनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए कि पुर्तगाली गवर्नर जनरल टोटल कितने थे। तो 37 पुर्तगाली गवर्नर जनरल हुए। यहाँ पे हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ा, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क और नूनो दा कून्हा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अक्सर यहीं से आते हैं। और उसके बाद अभी 3 टॉपिक और पढ़ के फिर हम लोग नेक्स्ट यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी फ्रांस, ब्रिटेन हमारा बाकी है अभी, और भी कंपनियां जो आई थी उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और बहुत जल्दी ही मेरा ऐप जो लॉन्च हो रहा है उस पर भी आप लोग को सारा कुछ अच्छे से मिलने वाला है। तो जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो लोग लग जाइए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं तो लग जाइए। और एएसओ का भी इस बार 42 पोस्ट आया है बीपीएससी में, तो उसकी तैयारी में भी आप लोग लग जाइए। उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। और
जितने भी लोग ऐप पे पढ़ने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कितने टोटल लोग ऐप पे पढ़ना पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।